बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 129 दिन बाद आज एक बड़ी घटना हुई। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश पहुंचे, मेजबान समकक्ष से मुलाकात की, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की सड़कों पर तस्वीर बिल्कुल उलट थी। एक ऐसे वक्त पर जब भारत शांति और संयम की बात करने की कोशिश में है, बांग्लादेश की सड़कों पर भारत को तोड़ने का आह्वान किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे सूबों पर कब्जे की गीदड़ भभकी दी जा रही है। इस तरह की बातें कट्टरपंथी मौलाना और बीएनपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि खुद को बांग्लादेश की आजादी के चैंपियन बताने वाले बांग्लादेश के कुछ पूर्व सैनिक भी कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधी चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि मुगालते में मत रहना और हमारी सहनशीलता को कमजोरी तो बिल्कुल मत समझना। तुम भारत के बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कब्जे करने आओगे तो हम लॉलीपॉप तो नहीं खाएंगे। इन सब के बीच अब शेख हसीना भी एक्टिव हो गई। उन्होंने ऑडियो मैसेज के जरिए अपनी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी और अंतरिम सरकार को हत्यारी करार दिया। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के लिए शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश की एक जमात भारत विरोध में एक पागलपन की हद पार कर चुकी है। बीएनपी के एक बड़े नेता हैं, नाम है रूहुल कबीर रिजवी। ये वही हैं जिन्होंने भारत के विरोध में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला दिया था। अब वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने चटगांव पर दावा किया तो वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर चढ़ाई कर देंगे। वो कहावत है ना, घर में नहीं दाने। बहरहाल सिर पर बांग्लादेशी टोपी वाले खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले ये बुजुर्ग को लगता है कि वो 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें 24 कैरेट सोने जैसा खरा जवाब मिला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। তাকে প্রতিরোধ করুন এবং সেক্ষেত্রে বাঁধ ভেঙে দিতে হবে। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। তাই আমি মনে করি ভারতবর্ষের অখণ্ড আমাদের সকলের অখণ্ড এবং সবাই আমরা সবাইকে রক্ষা করব। এটাই আপনাদের সকলকে আমি আবেদন জানিয়ে দিলাম। যেহেতু হাউস চলছে, भारत की राजनीति में इतना पोलराइजेशन हो गया है, पर फिर भी ऐसे मौके आते हैं जब बाहर से धमकियां मिलती हैं और पूरा देश एक ही सुर में बोलता है, भले से ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी। असल में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले से भारत में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नहीं, करीब करीब हर राजनीतिक दल अब वहां के हालात से चिंतित है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती की मांग तक कर चुकी है। भारत सरकार भी यूनुस सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर चुकी है। इन सब के बीच 5 अगस्त के बाद आज पहली बार भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका में है और बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन से उन्होंने मुलाकात की। विक्रम मिस्री को जशीमुद्दीन ने ही ढाका आने का न्योता दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर बात हुई है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार से मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद आज ढाका में विदेश सचिवों की मुलाकात हुई। इस दौरान विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी मेजबान के सामने दोनों देशों के सच्चे और पक्के रिश्ते की याद दिलाई। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार पर भारत की चिंता साझा की और उनकी सुरक्षा मुकम्मल करने की मांग की। अभी तक भारत ने जब जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात पर चिंता जताई है, यूनुस सरकार ने सीधा जवाब तो नहीं दिया। उल्टा बांग्लादेश की सरकार ने ऐसी सभी चिंताओं, रिपोर्टों, बयानों को प्रोपेगेंडा की तरह दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन अब शेख हसीना भी पर्दे के पीछे से एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी कर लोगों से एकजुट होने और बांग्लादेश को बचाने की अपील की है। বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার
বেঁচে থাকার অধিকার সবই হরণ করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশ জ্বলছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আগুনে পোড়ানো। সেই অবস্থায়ও প্রবাসীরা আজকে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পাশে আছেন। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই চরম দুঃসময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। যে বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলেছিলাম জাতির পিতার স্বপ্নে বাংলাদেশ হিসেবে, ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে, অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ উন্নত হয়েছিল, কিন্তু আজকে আমরা দেখি যে একে একে সব ধ্বংস করা হয়েছে। আজকে এমন একটা সরকার ক্ষমতায় যাদের হাতে এদেশে 30 লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে। এই 14 ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস, সেই সময় নিজামী, মুজাহিদ থেকে শুরু করে शेख हसीना ने इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उनके साथ हो रही ज्यादती पर भी आक्रोश जताया। उन्होंने यूनुस सरकार को फांसीवादी और हत्यारी तक करार दिया। চরম ভাবে একটা চক্রান্ত শুরু হয়। এই চক্রান্তটা যে করা হয়েছিল সেটা আপনারা নিজেরাই জানেন, যে এখানে ডক্টর ইউনূস সে বহুদিন থেকে চেষ্টা করেছিল, 2007 দল করার চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং সেটা সে নিজেই বলেছে। যখন জাতিসংঘে গিয়েছিল বিল ক্লিন্টন ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে, বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে পরিচয় করার সময় সে বলেছিল যে 2024 জুলাই 7 তারিখ থেকে যে কোটা আন্দোলন শুরু হয়, এটা কোনো ছাত্র জনতার আন্দোলন ছিল না, এটা ছিল তার মেটিকুলাসলি ডিজাইন করা একটা পরিকল্পিতভাবে আন্দোলন, যার মাধ্যমে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তার মাস্টার মাইন্ড দিয়ে সে পরিকল্পনা করে এটা করেছিল। কথাটা বাস্তব। কারণ बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार हुए अब 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। उन्हें देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को हिरासत में लिया गया था। जेल में तो डाला ही गया, अब जमानत पर सुनवाई भी वकीलों को दी गई धमकियों के बीच 2 जनवरी तक टल चुकी है। और तो और चिन्मय प्रभु को अब नए नए केस में फंसाने की साजिश भी जारी है। अब उन पर हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, यानी कि एक और केस। ये केस चटगांव के कारोबारी और हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के नेता इनामुल हक ने दर्ज कराया है। इनामुल हक का आरोप है कि चटगांव कोर्ट परिसर में चिन्मय प्रभु के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनके सिर पर, हाथ पर चोटें आई हैं। और इस शिकायत पर 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इनमें चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुकदमे के मुताबिक घटना 26 नवंबर की है, यानी कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के अगले ही दिन की। बांग्लादेश में एक तरफ चिन्मय प्रभु के ऊपर केस पे केस ठोके जा रहे हैं, उन्हें कानूनी अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। जो वकील उनका केस लड़ना चाहते हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। यूनुस सरकार के गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जो भी हिंसा हुई थी, उनके सारे आरोपियों के खिलाफ मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया है। यानी कि हिंसा करके जिन लोगों ने बांग्लादेशी नागरिकों की जान ली थी, उनको घायल किया था, उन सब के मुकदमे वापस हो रहे हैं। लेकिन चिन्मय प्रभु जैसे लोगों पर देशद्रोह और हत्या की कोशिश जैसे झूठे केस लगातार दर्ज कराए जा रहे हैं। इसे अगर खुल्लम खुल्ला अन्याय और अत्याचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक और उदाहरण परम पाखंड का। ये तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में अगर भागीदार नहीं है तो कम से कम उस पर चुप्पी तो साधे ही हुई है। अब देखिए कि कैसे दूसरी तरफ वही यूनुस सरकार अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस यानी कि जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। मोहम्मद यूनुस ने आज के दिन दुनिया भर में नरसंहार के अनगिनत पीड़ितों को याद किया। उन्होंने आगे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी नरसंहार जैसे घृणित अपराध को रोकने की प्रतिबद्धता जताई।
अंतरिम सरकार के मुखिया ने इस मौके पर 1971 के मुक्ति संग्राम यानी कि बांग्लादेश की आजादी की जंग के दौरान क्रूर नरसंहार को भी याद किया। अब ये नरसंहार किसने किया था ये भी शायद बांग्लादेश के लोगों को याद होगा, वही पाकिस्तान जिनको आज वो अपना सबसे बड़ा हिमायती समझ रहे हैं। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार में जो रोहिंग्या समुदाय है उस पर जारी अत्याचार खत्म हो और गाजा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के दमन की भी उन्होंने निंदा की। यूनुस ने जाति और राजनीति के नाम पर हमलों को मानवता पर कलंक बताया। इसके साथ ही उन्होंने शांति की संस्कृति और अहिंसा को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। मोहम्मद यूनुस का ये संदेश हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड की पराकाष्ठा है। उन्होंने जिस जिस चीज पर चिंता जताई है, जिसकी निंदा की है, जिसको मानवता पे कलंक बताया है, वो सारी बातें उनकी नाक के नीचे उनकी सरकार की देखरेख में उनके देश बांग्लादेश में घट रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत को विभाजित करने और उस पर हमला करने के आह्वान अब बांग्लादेश की सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं। ये नारे बांग्लादेश की सड़कों पर हैं। कोई भी समझदार इंसान ये तो देख ही सकता है कि ये दावे कितने मूर्खतापूर्ण हैं। लेकिन इन दावों से भारत से ज्यादा बांग्लादेश को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नारे, ये सारे कट्टरपंथी, ये लोग जो ऐसे दावा कर रहे हैं कि वो भारत के टुकड़े कर देंगे, वो ये दिखाते हैं कि कैसे बांग्लादेश धीरे धीरे इन्हीं कट्टरपंथियों और इनके पागलपन में धंसता जा रहा है। एक ऐसा पागलपन जिसकी भारी कीमत बांग्लादेश पहले ही चुका है। मिडिल ईस्ट में अभी भी इजरायल और ईरानी समर्थित संगठनों से जंग, उन दोनों के बीच में जंग चल रही है। इस बीच मिडिल ईस्ट के एक और देश में हालात काफी खौफनाक हो गए हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को सीरिया छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी। असद के सीरिया छोड़कर जाने के बाद से 24 साल के उनके शासन का भी अंत हो गया, साथ ही गृह युद्ध भी खत्म हो गया। अब सीरिया में विद्रोही गुट HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम का राज हो चुका है। इस बीच कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बशर के दमनकारी शासन के राज भी खोल रहे हैं। HTS के विद्रोही जेलों में बंद कैदियों को निकाल रहे हैं, जिनमें एक ऐसी जेल भी शामिल है जिसे अरब की सबसे खौफनाक जेल बताया जाता है। ये जेल है सदनिया जेल, और इसमें उन लोगों को कैद किया जाता था जो बशर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठा रहे थे। सदनिया जेल में जाने का मतलब था कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। बर्बरता, अत्याचार, जुल्म और ऐसी यातनाएं कैदियों को दी जाती थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। सदनिया जेल को अमेरिका की जेल ग्वांतानामो की तरह खौफनाक बताया जाता है, यानी दुनिया की सबसे बर्बर जेल ग्वांतानामो की तरह ही असद का यातनागृह था, जिसे विद्रोही असद का कत्लखाना कहते हैं। आज उसी जेल की तस्वीरें और वहां की काली कोठरी में बंद उस खौफनाक सच को हम आपको दिखाएंगे, जहां से बाहर निकले कैदियों को अब एक नई जिंदगी मिली है। बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है। विद्रोही जश्न मना रहे हैं। और असद को पुतिन ने शरण दी। पिछले 13 दिन में सीरिया में सारे समीकरण बदल गए और 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया।
24 साल के असद शासन के खात्मे के साथ ही विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में असद के पास भागने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। असद को विद्रोही एक क्रूर शासक बता रहे हैं। एक तानाशाह के तौर पर उसने जुल्म और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, और उसकी दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है एक जेल, जिसे असद का कत्ल खाना कहा जाता है। जेल का नाम सेदनाया है, जो अमेरिका की खौफनाक जेल ग्वांतामो बे की तरह ही है। दमिश्क पर कब्जे के बाद जश्न मनाया जा रहा है और उन कैदियों को आजाद कराया गया जो सालों से सेदनाया जेल में बंद थे और असद के जुल्म के शिकार हो रहे थे। सेदनाया को अरब की ग्वांतामो बे कहा जाता है, क्योंकि यह भी ठीक अमेरिका की ग्वांतामो बे की तरह ही खौफनाक है, और सेदनाया में कैदियों को उसी तरह यातना दी जाती है जैसे ग्वांतामो जेल में दी जाती रही है। ग्वांतामो को दुनिया की सबसे क्रूर जेल कहा जाता है। इसी तरह सेदनाया को भी असद के खौफनाक कैद खाने में तब्दील कर दिया था। अब असद के भाग जाने के बाद से सेदनाया में विद्रोही जा घुसे। वहां से कैदियों को आजाद कराया जाने लगा। इस दौरान ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो रूह कपा देने वाले हैं, क्योंकि सेदनाया सिर्फ नाम भर की जेल है। असल में वो एक कसाई खाना है जहां कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। इस वीडियो में देखिए कैसे विद्रोही जेल में बने अंडरग्राउंड कैद खाने में घुसने के लिए एक छोटे से दरवाजे को तोड़ रहे हैं। इसी रास्ते से सैकड़ों कैदियों को बिना रोशनी के कई सालों से रखा गया था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। अधिकतर कैदी वही होते थे जिन पर विद्रोही गुट में शामिल होने का शक होता था। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। जेल के अंदर जब विद्रोही पहुंचे तो वहां लाल रंग की सैकड़ों रस्सियां मिली। विद्रोहियों के मुताबिक इन रस्सियों का इस्तेमाल कैदियों को बांधकर यातना देने के लिए किया जाता था। बाद में इसी से फंदे बनाकर फांसी दी जाती थी। सेदनाया जेल असद का यातना गृह था, जो किसी कसाई खाने से कम नहीं था, क्योंकि सेदनाया में जो एक बार गया वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। ये लोग जो जेल से बाहर निकाले जा रहे हैं, किस्मत से इन्हें ये दिन देखने को मिला, वरना असद शासन में ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि असद शासन के दौरान सीरिया की जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, जिसमें से 30,000 से ज्यादा लोग अकेले सेदनाया जेल में तड़पा तड़पा कर मारे थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कैदियों को सेदनाया में आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया जाता था। कई कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता था। हर वक्त आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, जिससे उन्हें रास्ते की जानकारी ना हो। हर कैदी को 3rd डिग्री टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। सेदनाया के बारे में कहा जाता है कि हर हफ्ते 50 लोगों को फांसी दी जाती थी, जिसमें 2 ग्रुप बनाए जाते थे। हर एक ग्रुप में 20 से 25 कैदी रखे जाते और फिर उन्हें एक स्पेशल सेल में ले जाते थे, जहां लाल रंग की रस्सी से गले में फंदा डाला जाता है और तड़पा कर मार दिया जाता है। इस काम में सिर्फ 3 मिनट का समय लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेदनाया जेल एक भूल भुलैया की तरह बनाई गई है, यानी जो एक बार अंदर गया वो गुम हो गया। जेल में रह रहे स्टाफ को ही रास्तों और बैरक की जानकारी थी, जो अब विद्रोहियों के आने से भाग चुके हैं। ऐसे में जेल की पहेली को सुलझाने में विद्रोही लड़ाकों को काफी मुश्किल हो रही है। सब्र जवाब दे रहा है। जेल में रास्ते बनाने के लिए दीवारें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन
काल कोठरियों में बंद कैदियों तक अभी तक नहीं पहुंचा जा रहा। हालांकि कैदियों को छुड़ाने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। एचटीएस ने व्हाइट हेलमेट की टीम बनाई है, जो एक सीरियन सिविल डिफेंस संगठन है। व्हाइट हेलमेट की पांच टीमें सेदनाया जेल में रेस्क्यू के लिए दाखिल हो गई हैं। टीम के साथ कई खोजी कुत्ते भी गए हैं। लोहे के दरवाजे तोड़ने की मशीनें गई हैं। टीम के सभी लोग ऐसे मिशन में ट्रेंड हैं, जेल से जुड़े नक्शे को स्टडी करने में भी वो सक्षम है। जेल से जुड़े स्टाफ से मदद की अपील की जा रही है और एचटीएस विद्रोहियों ने दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगाई है, ताकि जेल में फंसे 1 लाख से ज्यादा कैदियों को बाहर निकाला जा सके और असद की जेल के उन खुफिया ठिकानों तक पहुंचा जा सके जहां कैदियों को यातना दी जाती थी। हो सकता है जेल में कई ऐसे गुप्त ठिकाने हो जहां पहुंचने पर कई और राज खुल जाएं, जो बशर की क्रूरता को सामने ला सकते हैं। दुनिया की सबसे कुख्यात जेल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा कैदी बंद हैं, जो लगातार बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। विद्रोही लड़ा के जेल में घुस तो गए हैं, लेकिन कैदियों को नहीं निकाल पा रहे। सीसीटीवी कमांड सेंटर से सभी कैदियों पर निगरानी की जा रही है। क्योंकि टॉप सीक्रेट जेल में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हैं, जो सीक्रेट कोड के बिना नहीं खुल सकते। यानी असद ने पूरा इंतजाम किया था कि कैदी किसी भी सूरत में जेल से भाग नहीं सकते थे। अब विद्रोहियों ने 5 स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी टीमें बनाई, जो कैदियों को जेल से निकालने में लगी। ये सेदनाया जेल के दरवाजे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले इन दरवाजों को कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। लोहे के इन मजबूत दरवाजों को तोड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि असद की जेल को इंसानों का स्लॉटर हाउस कहा जाता है। सेदनाया जेल में कैदियों को काल कोठरियों में रखा गया था। सजा से 3 दिन पहले तक उन्हें भूखा और प्यासा रखा जाता था और 2 से 3 घंटों तक कैदियों को यातना दी जाती थी। आधी रात में उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर सामूहिक फांसी दी जाती थी और बाद में कैदियों के शवों को बोरियों में भरकर रखा जाता था। यानी असद की जेल से कैदी सिर्फ मरने के बाद ही बाहर जा सकते थे। अब जेल में घुसे विद्रोही लड़ाके सेदनाया में लापता कैदियों की तलाश कर रहे हैं। अभी तक 30,000 कैदियों को अलग अलग जेल से छुड़ाया जा सका है, जबकि सबसे ज्यादा मुश्किल सेदनाया में आ रही है। क्योंकि कहीं तहखाने में, कहीं सीक्रेट बैरक में कैदियों को रखा गया है। यह जेल दमिश्क से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस जेल के खुफिया सेल में सालों से ऐसे कैदियों को रखा गया है, जिन्हें बशर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। कैदियों को कहां रखा जाता था, वो जगह देखिए। दीवारों के पीछे से कैदियों की आवाज आ रही है। लेकिन सीक्रेट सेल तक पहुंचने का रास्ता कहां है, ये समझ नहीं आ रहा। दावा किया जा रहा है कि इस जेल के रहस्यों के बारे में सिर्फ यहां काम करने वाले गार्ड्स को जानकारी थी। सेदनाया जेल के रास्तों को समझ पाना बेहद मुश्किल है। जेल में घुसे विद्रोही मैप के जरिए जेल के भूल भुलैया वाले रास्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ऊपरी मंजिल से कैदियों को निकाला जा रहा है, लेकिन तहखानों से कैदियों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है। जेल के तहखाने में ही रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स, जहां एंट्री एक खुफिया रास्ते से होती है, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा है। अब विद्रोहियों ने सेदनाया जेल में काम करने वाले अफसर और गार्ड से मदद की अपील की है, क्योंकि जेल से स्टाफ और गार्ड के निकलने के बाद इन कैदियों तक खाना और पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये सेदनाया जेल का सबसे डेंजरस और सीक्रेट जोन है। यहाँ कुछ चुनिंदा गार्ड्स और जेल के जल्लाद ही जा सकते थे। इतने सारे फंदों को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ एक साथ एक समय में कई लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। और उससे भी खतरनाक है शव को नष्ट करने वाली ये मशीन। इस मशीन में शवों को दबाया जाता था ताकि हड्डियों के टुकड़े हो जाएं, खून अलग हो जाए और शव छोटे बैग में पैक हो सके। सेदनाया जेल को बशर सरकार का कत्ल खाना इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ कैदियों के बारे में फैसले लेने की औपचारिकता एक सैन्य अदालत के जरिए होती थी। जेल में क्या चल रहा है,
इसकी जानकारी सिर्फ चंद सीनियर अफसरों को होती थी। फांसी के लिए कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाले गार्ड्स भी नहीं जानते थे कि कुछ देर में सभी कैदियों को मार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेदनाया को अमेरिका की ग्वांतानामो जेल की तरह खौफनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही जेलों से कैदी जिंदा बाहर नहीं आते, इसीलिए इन्हें इंसानों के स्लॉटर हाउस की संज्ञा दी गई है। ग्वांतानामो जेल को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने साल 2002 में बनवाया था, जिसमें आतंकियों को रखा जाता था। तब इसे डिटेंशन कैंप कहा गया था। हालांकि सेदनाया जेल को ग्वांतानामो से 20 साल पहले यानी कि 1980 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने बनाया था, लेकिन बाद में बशर अल असद ने सेदनाया को ग्वांतानामो की तरह ही खौफनाक जेल में तब्दील कर दिया, जहां जाने का मतलब था मौत। एक गीत आपने सुना जरूर होगा कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान है आंखें। अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए भारत के जाबाज जवान तो हमेशा जान की बाजी लगाने को तैयार रहते ही हैं। भारतीय शूरवीरों की मदद में ऐसे हथियार भी अब भारतीय सेना के पास हैं जो जल, थल और नभ में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं और दुश्मन को हमेशा दहलाते भी रहते हैं। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और घातक युद्धपोत अब शामिल हो गया है, जिसका नाम है INS तुशील। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में बना यह युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिल गया है, जिसके बाद नौसेना की ताकत अब और बढ़ जाएगी। भारत के इस नए जल योद्धा से चीन और पाकिस्तान में कैसे मची है खलबली और INS तुशील के आने से नेवी में क्या कुछ बदलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। आ गया भारत का नया जंगबाज INS तुशील। भारत का नया बाहुबली, चीन पाकिस्तान में मची खलबली। INS तुशील मतलब समंदर का वो सिकंदर जिसके नाम से ही दुश्मन का दिल दहल जाता है, कलेजा कांप जाता है। दुश्मन के रडार और पनडुब्बी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये जल योद्धा चुपचाप समंदर में अपने सरहद की निगाहबानी करता रहेगा और दुश्मन को उसकी भनक तक नहीं लगेगी। अगर दुश्मन भारत की सीमा की ओर बढ़ेगा तो यह बाहुबली उसके चीथड़े उड़ाने में देर नहीं करेगा। उसी पल समंदर में बारूदी प्रलय मचा देगा। आखिर भारत के नए जंगबाज से दहशत में क्यों आ गए हैं चीन और पाकिस्तान? आखिर भारत के समुद्री सिकंदर से दुश्मन के घर में सन्नाटा क्यों पसरा है? भारत के इस नए जल योद्धा के बारे में आपको बताएंगे, उसकी ताकत के बारे में भी बताएंगे और इस युद्धपोत के नेवी में शामिल होने के बाद कैसे बढ़ जाएगी समंदर में भारत की ताकत, इसे भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। घातक युद्धपोत INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS तुशील को भारतीय नौसेना में कमीशन्ड किया गया है। रूस में INS तुशील की कमीशनिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच इस दौरे को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के साथ ही भारत और रूस के बीच आपसी हितों के अलावा वैश्विक मुद्दों को लेकर भी नया अध्याय शुरू हो गया।
इंडियन नेवी की एक टीम भी रूस गई थी, जिसने इस वॉरशिप का फाइनल ट्रायल लिया। भारतीय नेवी के अनुसार आईएनएस तुशिल सभी परीक्षणों पर खरा उतरा है। एक स्टैंड अलोन फ्रिगेट है जिसपे सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस लगी हुई हैं और उसमें हमारे शिप से एयर में मारने के लिए भी मिसाइल्स लगी हुई हैं, टॉर्पेडोज लगी हुई जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस पे हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट हो सकता है, इससे हम हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अकेले सी लेंस कम्युनिकेशन में और जो फ्लीट के साथ इंटीग्रेशन में और दूर की इंड्योरेंस के साथ कई दिनों तक समुद्र में रह के ये काम कर सकता है। कमिश्निंग के बाद आईएनएस तुशिल भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े यानी वेस्टर्न फ्लीट के स्वॉर्ड आर्म का हिस्सा बनेगा, जो वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। आप सोच रहे होंगे कि इस युद्धपोत का नाम तुशिल क्यों रखा गया। दरअसल पूरी रणनीति और संदर्भों के साथ इस युद्धपोत का नामकरण किया गया है। तुशिल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षात्मक कवच। आईएनएस तुशिल तलवार क्लास का फ्रिगेट है। यह एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसे रूस में कलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से पहले ही आईएनएस तुशिल के प्रतीक चिन्ह को जारी कर दिया गया था, जिस पर लिखा हुआ है अभेद्य कवच, यानी एक ऐसा कवच जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत आईएनएस तुशिल के जंगी बेड़े में शामिल होने से समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। 3900 टन वजन वाले इस जंगी युद्धपोत से जल में शत्रु का हर छल और बल छलनी हो जाएगा। ये एक नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो रहा है इसमें, क्योंकि आईएनएस तुशिल जो है तलवार क्लास का युद्धपोत है, रशिया में बनाया गया है, भारत में भी इसका बनाने का करार है, इस तरह के भारत में भी बनाए जाएंगे। और दूसरी बात यह कि ये ब्रह्मोस को फायर कर सकता है, शिप से एयर को मिसाइल, शिप से जमीन पर मिसाइल, साथ साथ पनडुब्बी को डुबोने के लिए इसके अंदर टॉर्पीडोज हैं जो कि उसको बर्बाद करने के लिए उसको भी ढूंढ के मार सकते हैं। ये एक स्टेल्थ युद्धपोत है और आवाज़ बहुत कम करता है, जिसकी वजह से ये एक भारत की नौसेना में ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा है। अब हम आपको बताते हैं कि आईएनएस तुशिल के भारतीय नेवी में शामिल होने से दुश्मन क्यों घबराए हुए हैं। दरअसल ये एक स्टेल्थ तकनीक का युद्धपोत है, इसीलिए रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। ये पानी के नीचे शोर बहुत कम करता है, इसीलिए दुश्मन की पनडुब्बियां भी इसका आसानी से पता नहीं लगा पाएंगी। ये रॉकेट्स और टॉर्पीडो जैसे हथियारों से लैस है जो दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने के लिए काफी है। खास बात यह है कि आईएनएस तुशिल लगातार 30 दिन तक समुद्र में जंगी तैयारी के साथ तैनात रह सकता है। इसमें एक बार में 18 अधिकारी और 180 सैनिक रह सकते हैं। आईएनएस तुशिल समंदर में 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, इसीलिए 3900 टन वजनी और 409 फीट लंबा ये युद्धपोत बहुत घातक है। आईएनएस तुशिल को नौसैनिक युद्ध के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो ये आईएनएस तुशिल जो है ये इसका जो नौसेना में शामिल होना इसकी ताकत में इजाफा करेगा। 3900 टन वजनी है, ब्रह्मोस, शिप से एयर, शिप से ज़मीन मिसाइल करने में, साथ साथ पनडुब्बियों को ढूंढ के मारने में सक्षम है और 30 नॉटिकल माइल इसकी स्पीड है। ये देखते हुए नौसेना की शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और ये भारत में भी बनाए जा रहे हैं और रशिया से भी इंपोर्ट हो रहे हैं। आईएनएस तुशिल एक ऐसा युद्धपोत है जिसे आप समंदर पर चलता फिरता हथियारों का पूरा गोदाम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे हथियार तैनात किए जा सकते हैं जो जंग के हालात में गेम चेंजर साबित होंगे। आईएनएस तुशिल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसके पास रॉकेट लॉन्चर वाली पावर है। इसमें 76 mm की नेवल गन और 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात है। इसके अलावा 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल और ध्रुव हेलीकॉप्टर लैस करने की भी क्षमता है। 533 mm के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पानी में तहस नहस कर देंगे। इस पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तैनात है।
अब बात भारत के पावर पंच की। भारत में विकास के मोदी मॉडल को लेकर राजनीतिक मंचों पर बहस तो हमेशा होती है, सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच विकास के इस मॉडल की तारीफ भी हो रही है। पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार में ऐसे कई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं जिनके जरिए समाज के हर तबके की जिंदगी बदल रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम ने बेहद कम समय में किस तरह देश में एक क्रांति सी लाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। पिछले 10 सालों में लॉन्च किए गए विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों ने देश में इतिहास रच दिया है। कई ऐसे कार्यक्रम मील का पत्थर बन चुके हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में एक है स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम देश में लगातार बदलाव ला रहा है। स्किल इंडिया डिजिटल हब से वरिष्ठ नागरिकों की भी किस्मत बदल रही है। सीनियर सिटीजन स्किल इंडिया के जरिए एआई से लेकर डेटा के गुर भी सीख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से शुरू की गई पहल स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी SIDH ने 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 505 जिलों में 4,799 वरिष्ठ नागरिक शिक्षार्थियों को नामांकित किया है। वरिष्ठ नागरिकों को ML, AI और बड़े डेटा में पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के बीच वेब डिजाइन, साइबर सुरक्षा और किसान ड्रोन संचालन जैसे पाठ्यक्रम काफी लोकप्रिय है। यह जानकारी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तरफ से दी गई है। स्किल इंडिया डिजिटल हब भारतीयों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए कौशल विकास के साथ नौकरियों के लिए तैयार करने वाला प्लेटफॉर्म है। स्किल इंडिया और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी SIDH प्लेटफॉर्म ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। SIDH प्लेटफॉर्म सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। SIDH प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का संयोजन है। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म स्किल से जुड़े अवसरों का डिजिटल विस्तार है। SIDH प्लेटफॉर्म कोर्स के नए अवसर प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म स्किल को बेहतर करने और इंडस्ट्री से जुड़े स्किल कोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट के मकसद से बनाया गया था। देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। भारत में विकास के लिए की गई पहल और मौजूदा मॉडल को ग्लोबल स्तर पर पसंद किया जा रहा है। पीएम मोदी के मॉडल की दुनिया में कई बार तारीफ भी होती रही है। दुनिया मान रही है कि पिछले 10 सालों में शुरू की गई योजनाओं ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की।